नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धि मापन तथा बुद्धि परीक्षणों की। और ये हमारी यूनिट 5 में तीसरी क्लास है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्धि मापन की। इसके बाद बुद्धि परीक्षणों को देखेंगे और ये भी जानेंगे कि शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होती हैं। इसके बाद देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बुद्धि परीक्षणों को, जिसमें हम बिने साइमन, बिने स्टैनफोर्ड, आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा टेस्ट को समझेंगे, जो कि आपके बीएड पर्सपेक्टिव और जो आपकी टीचिंग लाइन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे कि टेट, सुपर टेट, सी टेट, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। अब सबसे पहले बात करते हैं बुद्धि मापन की। बुद्धि मापन से हमारा क्या मतलब होता है, इसको समझने के लिए आप ये समझो कि बुद्धि से हमारा क्या मतलब होता है। किसी छात्र या व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं, मानसिक क्षमताओं को हम बुद्धि कहते हैं। जिस व्यक्ति में जितनी ज़्यादा मानसिक योग्यताएं होती हैं, जितनी ज़्यादा मानसिक क्षमताएं होती हैं, वो उतना ज़्यादा बुद्धिमान कहलाता है। ठीक है, तो मानसिक योग्यताओं को मापना ही बुद्धि का मापन कहलाता है। बुद्धि मापन से हमारा तात्पर्य किसी छात्र या व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं, मानसिक क्षमताओं को मापने से है। और बुद्धि मापन को हम 3 कालों में बांट कर पढ़ते हैं, 3 टाइम पीरियड में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ये आपका बुद्धि मापन है। ठीक है, इसको हम 3 कालों में बांटते हैं, अवैज्ञानिक काल, वैज्ञानिक काल और आधुनिक काल। जब जब बात आती है बुद्धि मापन की, तो मनोवैज्ञानिक है, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने, इनको बुद्धि मापन का पिता कहा जाता है। इसीलिए जब भी बुद्धि मापन की बात आएगी तो आपको बिने का नाम जरूर सुनने को मिलेगा। और इसको समझने के लिए आप ये समझो 1905 से 1911 के समय को हम अल्फ्रेड बिने का समय कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा अवैज्ञानिक काल है, इसको 1905 से पहले का समय, यानी कि बिने से पहले का समय। और इसको हम अवैज्ञानिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय जो बुद्धि की मापन होता था, ठीक है, बुद्धि का मापन होता था, वो शरीर की बनावट के आधार पर होता था, शरीर रचना के आधार पर होता था। यानी कि कोई भी व्यक्ति या छात्र मोटा ताजा है तो उसको ज़्यादा बुद्धि वाला समझा जाता था, हृष्टपुष्ट है, ठीक है, तो उसको तीव्र बुद्धि वाला समझा जाता था। लेकिन अगर कोई दुबला पतला व्यक्ति है तो उसको कम बुद्धि वाला समझा जाता था, जो कि अवैज्ञानिक है, अव्यवहारिक है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इसको हम अवैज्ञानिक काल कहते हैं। और जो दूसरा आता है वैज्ञानिक काल, ये आपका 1905 से 1911 का समय है। इसी समय अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि मापन को मानसिक आयु के आधार पर मापा था। ठीक है, मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने ने दिया। और कब दिया? 1908 में। ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और टेट में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद आता है आधुनिक काल, यानी कि 1911 के बाद का समय, अल्फ्रेड बिने के बाद का समय। और इस समय जो बुद्धि का मापन अब किया जाने लगा है बुद्धि लब्धि के आधार पर, इंटेलिजेंट कोसेंट, IQ के आधार पर। इनकी हम अभी आगे बात करेंगे कि IQ क्या होता है, मानसिक आयु क्या होती है। ठीक है, तो 1905 से 1911 के समय को हम बिने का समय कहते हैं, अल्फ्रेड बिने का समय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका 0 नहीं होगा। यहाँ पर हमने ये मेंशन भी कर दिया है कि सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु के आधार पर 1908 में बुद्धि का मापन किया था। ठीक है, ये आपकी एक इम्पोर्टेंट बात है। अब इसके बाद बात करते हैं बुद्धि परीक्षणों की, इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इसको आप ऐसे समझो, हमें कोई चीज़ मापनी है तो हम कैसे मापेंगे। जैसे सपोज हमें वजन मापना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तराजू का। हमें लंबाई मापनी है तो हम इंची टेप, फीते का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें बुद्धि मापनी है तो हम कैसे मापेंगे? तो बुद्धि को मापने के लिए बहुत सारे बुद्धि परीक्षण बनाए गए हैं, जिनका प्रयोग हम बुद्धि को मापने के लिए करते हैं। बुद्धि परीक्षणों को प्रमुख रूप से 2 तरह से बांटा गया है। ये डायग्राम आप अच्छी तरह से समझ लें और बना भी लें। ठीक है, तो बुद्धि परीक्षणों को प्रमुख रूप से 2 तरह से बांटा गया है, भाषा या शब्दों के आधार पर, यानी कि उसमें भाषा या शब्दों का प्रयोग हुआ है या नहीं। दूसरा है प्रयोगों में व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, आपका बुद्धि परीक्षण एक टाइम में कितने व्यक्तियों पर किया जा रहा है। ठीक है, उस आधार पर भी 2 तरह से बांटा गया है। तो भाषा या शब्दों के आधार पर 2 तरह से बांटा गया है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। शाब्दिक का मतलब क्या है? जिसमें शब्दों या भाषा का महत्व हो। और अशाब्दिक का मतलब क्या है? हिंदी में सिंपली आ का मतलब होता है नहीं, जिसमें भाषा या शब्दों का महत्व ना हो।
ठीक है, अभी हम इनकी सिंपली बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आगे इनको हम डिटेल में भी समझेंगे। और प्रयोग में व्यक्तियों की संख्या के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, यानी कि इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट और ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। यानी कि जब आपका बुद्धि परीक्षण केवल एक व्यक्ति पर किया जाए तो वो होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। जब आपका बुद्धि परीक्षण एक से ज़्यादा व्यक्तियों पर, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों पर किया जाए, एक समूह पर किया जाए, तो वो होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, एक ग्रुप पर किया जाए। इस तरह से आपके 4 तरह के बुद्धि परीक्षण हमें मिलते हैं। ठीक है, जो हमारा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, इसको एक बार हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के साथ ले लेंगे, एक बार सामूहिक बुद्धि परीक्षण के साथ ले लेंगे। तो सबसे पहला है शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, यानी कि जिसमें शब्दों या भाषा का महत्व है और एक व्यक्ति पर किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा है अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, जिसमें शब्दों का महत्व नहीं है, भाषा का महत्व नहीं है, तो उसमें किसका महत्व होगा? चित्रों का महत्व होगा। ठीक है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का मतलब क्या है? जिसमें चित्रों का महत्व हो, जिसमें संकेतों का महत्व हो। तो अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जिसमें चित्रों या संकेतों का महत्व हो, भाषा का महत्व ना हो और केवल एक व्यक्ति पर किया जाए। तीसरा है शाब्दिक सामूहिक, जिसमें शब्दों और भाषा का महत्व हो और एक टाइम में एक समूह पर किया जाए, एक से ज़्यादा व्यक्तियों पर किया जाए। और चौथा है अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है, जिसमें भाषा या शब्दों का महत्व नहीं है क्योंकि अशाब्दिक है और एक समूह पर किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अब हम डिटेल में देख रहे हैं शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों को, इनके अंतर के माध्यम से समझेंगे। आपका क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आप सिंपली लिख देना। ठीक है, बारे में पूछा जाए तो जितने भी पॉइंट्स हैं इनको एक साथ लिख देना, बस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका मेन मकसद है वो इनके बारे में जानना होना चाहिए। तो सबसे पहला अंतर है कि इन परीक्षणों में शब्दों या भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में। दूसरा जो है, इन परीक्षणों में चित्रों या संकेतों का महत्व होता है। ठीक है, अशाब्दिक है, इनमें शब्दों या भाषा का महत्व नहीं होता है, इसमें किसका महत्व होता है? चित्रों या संकेतों का। जैसे बच्चों से जो आपका बुद्धि परीक्षक है वो चित्रों के माध्यम से पूछता है कि ये क्या है। जैसे सपोज उसने 5 उंगली दिखाई, वो पूछेगा ये कितनी उंगलियां हैं। ठीक है, तो चित्रों या संकेतों का महत्व होता है। दूसरा अंतर है, ये परीक्षण केवल शिक्षित व्यक्तियों या छात्रों पर ही किए जाते हैं क्योंकि भाषा का महत्व होता है, शब्दों का महत्व होता है और भाषा या शब्दों से शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित छात्र ही परिचित होते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ये परीक्षण किसी भी शिक्षित या अशिक्षित दोनों पर किए जा सकते हैं क्योंकि चित्र या संकेत आपके जो है शिक्षित व्यक्ति भी समझ सकता है, अशिक्षित व्यक्ति भी समझ सकता है। तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण शिक्षित पर भी किए जा सकते हैं, अशिक्षित पर भी किए जा सकते हैं, लेकिन जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है वो केवल और केवल शिक्षित व्यक्तियों, शिक्षित छात्रों पर ही किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, इन परीक्षणों को संपन्न कराने के लिए अनुभवी और प्रशिक्षित व्यक्तियों की जरूरत होती है। ठीक है, जो आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है तो इसमें अनुभवी और प्रशिक्षित व्यक्तियों की जरूरत होती है। प्रशिक्षित क्यों? क्योंकि इसमें शब्दों या भाषा का महत्व, ठीक है, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, इन परीक्षणों को सामान्य शिक्षक भी करा सकते हैं। ठीक है, इसमें चित्रों का महत्व है, संकेतों का महत्व है, तो इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की जरूरत नहीं होती है। अगला अंतर है, इन परीक्षणों को कराने में समय और धन कम खर्च होता है। ठीक है, जो आपके शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हैं इनको कराने में समय और धन कम खर्च होता है। मतलब इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका शाब्दिक परीक्षण है उस जैसे कि आपका रिटन एग्जाम हो गया, ठीक है, जो वर्बल एग्जाम हो गया स्कूल कॉलेजों में होते हैं तो वो होते हैं शाब्दिक परीक्षण। लेकिन जो आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है वो छोटे पर, जिसमें चित्रों का महत्व होगा, तो चित्रों के लिए अधिक धन लगेगा। ठीक है, अधिक समय लगेगा, इसीलिए कहते हैं कि इनमें अपेक्षाकृत अधिक समय और धन खर्च होता है। नेक्स्ट है, ये परीक्षण छोटे बालकों के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब यही है कि छोटे बालकों के लिए उपयोगी क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें शब्दों का महत्व होता है, भाषा का महत्व होता है और छोटे बालक शब्दों या भाषा से परिचित नहीं होते हैं। ठीक है, जो आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है ये छोटे और मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष उपयोगी होता है। ठीक है, क्योंकि मंदबुद्धि बालक जो है भाषा से इतना ज़्यादा परिचित नहीं होते हैं, तो इनके लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण ज़्यादा उपयोगी होते हैं। ठीक है, इनसे आपके क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जैसे पूछ लेंगे कि आपका आर्मी अल्फा टेस्ट या आर्मी बीटा टेस्ट किस तरह का परीक्षण है, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, टेट में तो वो 4 ऑप्शन देंगे कि शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है, अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण या शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।
इसके बाद है हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर। इसको भी हम अंतर के माध्यम से ही समझेंगे। आपका क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए आपको यही पॉइंट्स लिख देने हैं। तो व्यक्तिगत, जब आपका बुद्धि परीक्षण केवल एक व्यक्ति पर किया जाए। सामूहिक यानी कि आपका बुद्धि परीक्षण जब समूह पर किया जाए, 2 या 2 से अधिक लोगों पर किया जाए। ठीक है, सिंपली आप पहला पॉइंट तो यही लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारा पहला पॉइंट्स है ये परीक्षण सामान्यतया मौखिक होते हैं। जो आपके व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होती हैं वो सामान्यतया मौखिक होती हैं। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो हमारा इंटरव्यू होता है, ठीक है, वो व्यक्तिगत है, एक व्यक्ति का लिया जाता है एक बार में। लेकिन जो सामूहिक है इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। ठीक है, बहुत सारे व्यक्तियों का एक टाइम पर एग्जाम लिया जाता है। तो ये परीक्षण प्रायः लिखित होते हैं, सामान्यतया लिखित होते हैं। ठीक है, हो तो मौखिक भी सकते हैं, लेकिन इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि सामान्यतया। ठीक है, जरूरी नहीं है। दूसरा है, इन परीक्षणों की समय सीमा निश्चित नहीं होती है। जो आपका इंटरव्यू है, ठीक है, उसमें समय सीमा निश्चित नहीं होती है कि वो कितनी देर तक चलेगा, कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा, कितनी देर में खत्म होगा। ठीक है, लेकिन जो आपके सामूहिक बुद्धि परीक्षण हैं, जैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनमें फिक्स होता है कि आपका पेपर 1.5 घंटे का है, 2 घंटे का है, 3 घंटे का है। तो इन परीक्षणों की समय सीमा निश्चित होती है जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होते हैं। ठीक है, तीसरा है, इन परीक्षणों को संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। ठीक है, वही एग्जाम्पल है कि आपका इंटरव्यू है, इसमें जो इंटरव्यू लेता है वो प्रशिक्षित व्यक्ति होता है, अनुभवी व्यक्ति होता है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इन परीक्षणों को कोई भी सामान्य व्यक्ति करा सकता है। आपका जो परीक्षक है, ठीक है, उसको केवल इतना पता होना चाहिए कि कैसे हमें कॉपी बांटनी है, ठीक है, कैसे सीरियल वाइज OMR लगानी है, ठीक है, पेपर लगाने हैं, बस वो इनको करा सकता है। तो इन परीक्षणों को कोई भी सामान्य व्यक्ति करा सकता है। नेक्स्ट है, ये परीक्षण एक समय में केवल एक व्यक्ति या बालक पर किए जाते हैं, अतः समय, श्रम और धन की ज़्यादा बर्बादी होती है। ठीक है, लेकिन जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है इसमें अपेक्षाकृत कम समय श्रम लगता है। ठीक है, जो आपके इंटरव्यू हैं इनमें खर्चा ज़्यादा होता है क्योंकि एक एक बच्चे का लेना पड़ता है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इनमें अपेक्षाकृत समय भी कम लगता है, बहुत ही थोड़े समय में बहुत ज़्यादा बच्चों की परीक्षा हो जाती है। ठीक है, श्रम भी कम लगता है और धन भी कम लगता है। कम धन में कम लोगों की परीक्षा हो जाती है, कम जो है इसमें पैसा खर्च होता है। नेक्स्ट है, इन परीक्षणों का मूल्यांकन करना कठिन होता है। ठीक है, इंटरव्यू में आपका मूल्यांकन मौखिक वाले में मूल्यांकन करना कठिन होता है, तो व्यक्तिगत वाले में मूल्यांकन करना कठिन होता है क्योंकि डिसाइड नहीं हो पाता है कि हम कितने नंबर दें। लेकिन जो आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण है इनका मूल्यांकन करना सरल होता है, अपेक्षाकृत सरल होता है। ठीक है, जैसे जो आपके रिटन एग्जाम हो गए समूह में होते हैं तो उनका मूल्यांकन करना सरल होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव वाले में तो सीधे सीधे सरल है कि आपका एक नंबर का क्वेश्चन है, सही है तो मार्क्स मिलेगा, गलत है तो नहीं मिलेगा। तो इनका मूल्यांकन करना बहुत ही सरल होता है। नेक्स्ट है, इन परीक्षणों में वैधता और विश्वसनीयता अधिक होती है। ठीक है, जो आपके व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हैं इनमें जो विश्वसनीय होते हैं, विश्वास करने योग्य होते हैं क्योंकि आपका जो परीक्षक है वो बिल्कुल सामने रहता है। लेकिन जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है इन परीक्षणों की वैधता एवं विश्वसनीयता अपेक्षाकृत कम होती है। एक समूह में लिए जाते हैं, इनमें नकल की भी संभावना रहती है। आपने बहुत बार सुना है कि पेपर लीक हो गए, पेपर में नकल हो गई, तो इनमें नकल की संभावना रहती है। इसीलिए इन परीक्षणों की वैधता एवं विश्वसनीयता अपेक्षाकृत कम होती है। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बुद्धि परीक्षणों की, जिसमें हमारा सबसे पहला है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। अब बिने साइमन बुद्धि परीक्षण को आप इसके नाम से ही समझो। इसमें 2 मनोवैज्ञानिक हैं, बिने और साइमन, यानी कि अल्फ्रेड बिने और थियोफिल साइमन, दोनों फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने ही इसको तैयार किया था। एक्चुअली ये दोनों फ्रांस के एक विद्यालय में टीचर थे और उस विद्यालय का रिजल्ट हमेशा से ही कम जा रहा था। तो ये जानने के लिए कि विद्यालय का रिजल्ट कम क्यों जा रहा है, एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे अल्फ्रेड बिने और सहयोगी थे थियोफिल साइमन। तब इन्होंने इस परीक्षण का निर्माण किया था, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने और उनके सहयोगी साइमन ने सन 1908 में इसका निर्माण किया, जिसमें इन्होंने मानसिक आयु को बुद्धि परीक्षण का आधार बनाया। ठीक है, मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि का परीक्षण किया। ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि का परीक्षण किया था, तो वो हैं अल्फ्रेड बिने। इससे पहले बुद्धि का जो परीक्षण किया जाता था वो शरीर रचना के आधार पर किया जाता था, शरीर की बनावट के आधार पर किया जाता था। ठीक है, जिसकी हम पीछे बात कर ही चुके हैं। इस परीक्षण में इन्होंने बालकों को 3 भागों में बांटा था, तीव्र बुद्धि बालक, सामान्य बुद्धि बालक और मंद बुद्धि बालक। यानी कि जो आपका एवरेज इन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया, सपोज वो 50 अंक का है,
तो अगर कोई बच्चा 50 से ज़्यादा अंक पा लेता है तो वो कैसा है, तीव्र बुद्धि बालक। जो 50 पा पाता है, 50 के आसपास है थोड़ा, ठीक है, तो वो सामान्य बुद्धि आएगा। और जो मंद बुद्धि है, जो 50 से बहुत कम है, ठीक है, 50 से कम है, तो वो मंद बुद्धि बालकों के वर्ग में रखे गए। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण को हम अन्य परीक्षणों की आधारशिला भी कहते हैं, क्योंकि जो अन्य परीक्षण आएंगे वो सभी इसी पर आधारित होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो ये आपका कैसा परीक्षण है, शाब्दिक परीक्षण है, मतलब इसमें शब्दों का महत्व है, भाषा का महत्व है। ये परीक्षण केवल पढ़े लिखे बच्चों पर ही किया जा सकता है, पढ़े लिखे व्यक्तियों पर ही किया जा सकता है। ये परीक्षण शुरुआत में तो बच्चों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके बाद इसमें संशोधन हुए तो ये बड़े व्यक्तियों पर भी किया जा सकता है। और ये आपका एक वैयक्तिक परीक्षण है, व्यक्तिगत परीक्षण है, ठीक है, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है, यानी कि एक समय में केवल एक व्यक्ति पर किया जा सकता है। दूसरा है बिने स्टैनफोर्ड परीक्षण, ठीक है, जो कि आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसका नाम है बिने स्टैनफोर्ड, यानी कि आधारित किस पर है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण पर। और कहाँ बनाया गया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे टर्मन, इन्होंने ही इसको बनाया था, ठीक है। तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक टर्मन ने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का संशोधन कहाँ पर किया, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, इसीलिए इसका नाम है बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण। तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक टर्मन ने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का संशोधन, इसको हम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का सफल संशोधन भी कहते हैं, ठीक है। तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का संशोधन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया, जिसमें इन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया, ठीक है। आईक्यू इन्होंने टर्म सबसे पहले किसने दिया, टर्मन ने दिया, ठीक है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, तो वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक टर्मन ने दिया था, जिसमें इन्होंने बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय प्रस्तुत किया। जो आपका बिने स्टैनफोर्ड परीक्षण है, इसको हम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का सफल संशोधन भी कहते हैं, क्योंकि संशोधन तो बहुत सारे हुए, लेकिन ये संशोधन सबसे ज़्यादा व्यवहारिक था कह सकते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा सही था, इसीलिए इसको हम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का सफल संशोधन भी कहते हैं। और ये आपका एक शाब्दिक परीक्षण है और व्यक्तिगत परीक्षण है, यानी कि पढ़े लिखे लोगों पर ही किया जा सकता है। जो आपके अशाब्दिक होते हैं वो पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ अनपढ़ लोगों पर भी किए जा सकते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत है, यानी कि एक समय में केवल एक व्यक्ति पर किया जा सकता है। जो इसमें इन्होंने बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट दिया था, तो बुद्धि लब्धि के बारे में बात करते हैं, इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट आईक्यू। तो इसमें इन्होंने दो टर्म बताए, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु। जैसे सपोज क्लास 6 का बच्चा है, अगर 7 के बच्चों के बराबर नॉलेज रखता है तो उसकी मानसिक आयु कैसी होगी, 7 वर्ष होगी, ठीक है। 7 के क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है क्लास 6 में रहते हुए, तो उसकी मानसिक आयु 7 वर्ष है। अगर कोई बच्चा कक्षा 6 का है लेकिन 5 वालों का भी आंसर नहीं दे पाता, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी, 5 वर्ष होगी। 6 का है, 6 वालों का आंसर दे लेता है, तो उसकी मानसिक आयु 6 वर्ष होगी। ये होती है मानसिक आयु, ठीक है, मेंटल एज। और शारीरिक आयु, जिसकी जो वास्तविक आयु है वो होती है शारीरिक आयु, तो क्लिनिकल एज। तो आईक्यू का फॉर्मूला होता है MA/CA × 100, मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु × 100, ठीक है। ये आपका यूपी टेट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें इन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए। पहले में किसी में 100 नहीं किया तो किसी में 100 कर दिया, ठीक है, किसी में मानसिक आयु गुणा शारीरिक आयु कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि किसी विद्यार्थी की मानसिक आयु 10 वर्ष तथा शारीरिक आयु 5 वर्ष है, ठीक है। तो आईक्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमसे बुद्धि लब्धि पूछी गई है। जब आपका सिंपल क्वेश्चन बनता है तो ऐसे बन जाता है, ठीक है, कि मानसिक आयु हमको दे दी और शारीरिक आयु दे दी, तब हमसे आईक्यू पूछा गया, तो सिंपली हम आईक्यू बराबर होता है MA/CA × 100 निकाल लेंगे कि मानसिक आयु 10 रखेंगे, शारीरिक आयु 5 रखेंगे, 10/5 × 100, तो 10 जो है कैंसिल हुआ 5 से 2 बार, और ये आ जाएगी 200। लेकिन जब आपका इससे ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, इससे आगे एक स्टेप बढ़ाकर क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें वो पूछेंगे कि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो वो किस श्रेणी में आएगा, हमें श्रेणी भी बतानी है, ठीक है। तो मानसिक आयु 12 वर्ष दी गई, शारीरिक आयु 10 वर्ष दी गई, तो यहाँ से हम इसकी आईक्यू निकाल लेंगे कि 12/10, ठीक है, MA/CA × 100, तो 12/10 × 100, यानी कि 120 आ जाएगी आईक्यू। लेकिन हम 120 आईक्यू
किस श्रेणी में आएगी। इसके लिए टर्मन ने IQ टेबल दिया, ठीक है, जिससे देखकर हम बता सकते हैं कि आपका ये कैसा बालक होगा, किस श्रेणी का बालक होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। इन्होंने एक टेबल दी है, ठीक है, जिसमें IQ और बालकों के प्रकार अलग अलग बताए गए हैं। तो जो आपका IQ 90 से 109 होता है, ठीक है, एवरेज आप समझो 100 से 10 कम और 9 ज़्यादा, तो 90 से 109 अगर IQ किसी बच्ची की है तो उसको हम सामान्य या औसत कहते हैं। 110 से 119 है तो वो औसत से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। 120 से 129 तो तीव्र या श्रेष्ठ, 130 से 139 तो प्रखर या अति श्रेष्ठ उनको कहती हैं, और जो 140 हैं या उससे ऊपर हैं तो वो आपके होते हैं प्रतिभाशाली बालक, जीनियस। इसी तरह जो 80 से, ठीक है, 89 वो आपके होते हैं सीमावर्ती या अल्प, यानी कि सीमा जस्ट जो है औसत के पास में ही हैं, ठीक है। जो आपके 70 से 79 हैं तो वो औसत से कम कहलाएंगे। 50 से 69 जिनका IQ होता है तो वो मूर्ख कहलाते हैं। 25 से 49 वो मूढ़, ठीक है, और 25 से कम वाले जड़ बुद्धि कहलाते हैं। तो इसमें आपका ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 25 से कम है वो कैसे कहलाएंगे, जड़ कहलाएंगे। सामान्य बच्चों की IQ कितनी होती है, तो सामान्य वाले की 90 से 109 होती है, ठीक है। जो मैन है ये आपको पता होना चाहिए कि 25 से कम जड़ बुद्धि, सामान्य वाले 90 से 109, जो प्रतिभाशाली हैं उनकी 140। ये तीन तो आपको ज़रूर ही पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी IQ टेबल है। इसके बाद जो है तीसरा हमारा परीक्षण है आर्मी अल्फा परीक्षण, ठीक है। तो परीक्षण देखेंगे आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा को। तो तीसरा है आर्मी अल्फा परीक्षण। ये परीक्षण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तैयार किए गए थे। दोनों अमेरिका में तैयार किए गए थे सैनिकों की भर्ती के लिए। एक्चुअली विश्व युद्ध के समय सैनिकों की अचानक से भर्ती की ज़रूरत थी, ठीक है, जिसमें दो तरह के परीक्षण बनाए। एक तो सामान्य सैनिकों की भर्ती के लिए और एक परीक्षण उन लोगों के लिए था जिसमें आपके अधिकारी वर्ग के व्यक्तियों की भर्ती थी, ठीक है। तो सबसे पहला है आर्मी अल्फा परीक्षण। ये परीक्षण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यानी कि 1917 में अमेरिका में तैयार किया गया था, जो कि एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। शब्दों का प्रयोग होता है, भाषा का प्रयोग होता है आर्मी अल्फा टेस्ट में। अब शब्दों या भाषा से परिचित होगा, यानी कि ये परीक्षण ऐसा था जो आपके ऑफिसर्स होते हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए बनाया गया था, और ये दोनों ही सामूहिक हैं, ठीक है। तो आर्मी अल्फा टेस्ट कैसा है, शाब्दिक परीक्षण है और सामूहिक परीक्षण है, ठीक है। जो हमारा दूसरा है, चौथा है, यानी कि आर्मी बीटा टेस्ट। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये भी तैयार किया गया था, अमेरिका में ही तैयार किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में सैनिकों की भर्ती के लिए किया गया एक अशाब्दिक परीक्षण है। जो आपका आर्मी अल्फा टेस्ट है वो शाब्दिक परीक्षण है, और जो आर्मी बीटा टेस्ट है वो आपका अशाब्दिक परीक्षण है, जिसमें चित्रों या संकेतों का महत्व है, जो अनपढ़ व्यक्तियों पर सामान्यतया किया जाता है, लेकिन किया तो पढ़े लिखे लोगों पर भी किया जा सकता है अशाब्दिक परीक्षण, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अशाब्दिक परीक्षण आपका आर्मी बीटा है अशाब्दिक परीक्षण, जो आर्मी अल्फा है वो आपका शाब्दिक परीक्षण है, और दोनों ही सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यूनिट 5 का फर्स्ट टॉपिक इंटेलिजेंस टेस्टिंग पूरी तरह से समाप्त होता है। अगर आप इन नोट्स का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको वो सभी PDFs मिल जाएंगी जो हमने अभी तक अपलोड की हैं। इसके अलावा आप 4th पेपर की कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, ना केवल 4th पेपर की, B.Ed सेकेंड ईयर की कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमने अलग अलग पेपर की प्लेलिस्ट बना रखी हैं, और उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप कोई भी वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।